Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture includes chapter number 10 from chapter book LU Decomposition and Matrix Invariant, as well as chapter number 7 from Numerical Analysis 9th edition by Burton and Fairs. Let us start problems. Problem number 10.2. These equations are given. We have to solve these equations, and before solving these equations we have to decompose this matrix into LU, means lower triangular matrix and upper triangular matrix. Move toward its solution. First of all, write the given system in matrix form, and for example this is A, this matrix is A, and we have to perform row matrix operation on this matrix, and we will get upper triangular matrix. Upper triangular matrix is that matrix in which these elements are 0. These three elements will be 0. That matrix is called as upper triangular matrix. And how we obtain this? Just performing this row matrix operation. Secondly, lower triangular matrix in which these principal diagonal elements are 1 1 1 and these are 0, and these are the elements. And how we will obtain these elements? These are the formulas to find this. L21 is equal to A21 divided by A11 is equal to, these values can be seen from the matrix A, this matrix. You can take these values from matrix A and can find L21 and L31, but L32 is equal to this one, A32 dash and A22 dash. These values cannot be taken from A matrix, but these values will be taken from this matrix. जब इसके अंदर ये वाले दो एलिमेंट्स 0 हो जाएं, यानी 3 नहीं बल्कि 2 हों, तब ये वाले मैट्रिक्स को हमने जो L32 की वैल्यू है उसमें यूज़ करना है. वो क्या है? A32 डिवाइड बाय A22. तो A32 इसमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम यानी 0.8 है, और A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -0.5 -5.4 है. तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करके हमने ये वाला आंसर निकाल लिया, ये इसकी वैल्यू L32 की. जबकि L21 और L31 जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो A था उसमें से इसकी वैल्यूज़ जो है यहाँ से ली हैं. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने याद रखना है कि L21 और L31 की वैल्यूज़ ओरिजिनल मैट्रिक्स जो A है वहाँ से लेनी है, और L32 की जब हम उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करते हैं तो जब उसके दो एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट कॉलम के वो 0 हों, उस स्टेप पर हमने वहाँ से ये वैल्यूज़ उठानी है, यहाँ से नहीं लेनी. ये वाला जो स्टेप है इस स्टेप में से उठानी है ये वैल्यूज़. तो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ये आ गया. अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखना है कि अगर ये इफ़ वी ऑब्टेन मैट्रिक्स A then the LU decomposition is correct, otherwise there is a problem in LU decomposition. तो इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर जो है वो A मैट्रिक्स जिससे ये जनरेट किए गए हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो बनना चाहिए. तो इसके लिए मैथ कैट
you can easily find the product of L and U. Just simply write the A matrix and upper triangular matrix and लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जस्ट पुट द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन दीज टू मैट्रिक्स एंड वी ऑब्टेन दिस मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली। सारा प्रोसेस जो है मल्टीप्लिकेशन का वो यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। यही इसका फ़ायदा है मैथकैड का। तो ये आप वैल्यूज़ देखें, क्रॉस वेरीफाई करें तो सेम टू सेम वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स के जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, दीज आर करेक्ट। Next, move toward second part. Use LU decomposition to solve the system. Show all the steps in the computation. अब इसको सॉल्व करने का मेथड यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले सेट L इंटू Z इज इक्वल टू C। तो लोअर जो ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है और जो Z एक अज्यूम किया हुआ मैट्रिक्स और कांस्टेंट्स जो हैं वो वही है जो इसके गिवन थे यहाँ पर 27 माइनस 61.5 एंड माइनस 21.5। तो इसको सॉल्व करके Z की वैल्यूज़ निकालनी है, Z मैट्रिक्स की। तो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल मैट्रिक्स। These are the equations which are generated from this system of matrices. तो इनसे जब हमने ये equations बनाई इन matrices को देखते हुए, तो इसमें से Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अगला स्टेप ये है, पहले स्टेप में था कि L इंटू Z इज़ इक्वल टू C। इसको सॉल्व करके Z मैट्रिक्स हमने फाइंड किया। नेक्स्ट Ux इज़ इक्वल टू Z। अब जो Z मैट्रिक्स हमने ऑब्टेन किया है ऊपर, वो हम इस राइट साइड पे ले लेंगे और इधर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये वाला अज्यूम्ड मींस X मैट्रिक्स। तो अब ये जो सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस है, इसके ज़रिए से हमने इक्वेशन जनरेट करनी है। इसको देखते हुए इट इज़ वेरी सिंपल। तो फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। x1 इज इक्वल टू 0.5 एंड x2 इज इक्वल टू 8 एंड x3 इज इक्वल टू -6। इट इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व LZ is equal to C. What is L? L is lower triangular matrix and Z is assumed matrix and C is constant matrix which is given in question, and here we found Z matrix. And then second step, Ux is equal to Z. U is upper triangular matrix and X is X is a matrix which we have to find the values of x1, x2 and x3, and Z the matrix we obtained in previous step, and then solve it. We will get the values of x1, x2 and x3. Third part, C, also solve the system for an alternate right hand side vector 12, 18, -6. These are the elements. We have also to solve this part for given matrix. This matrix given is Z. C. Just he changed the values of constants. ये जो वैल्यूज़ उसने दी थी 27, -61.5 एंड -21.5, अब इनकी जगह पर 12, 18 और -6 पुट करके हमने दोबारा सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, LZ इज इक्वल टू C।
सी भी गिवन है, एल भी गिवन है, हमारे पास जी फाइंड कर लेंगे। तो सेकेंड स्टेप में यू एक्स इज़ इक्वल टू जी, तो यू भी है, जी भी है और एक्स फाइंड कर लेंगे, और यूँ x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। ये जो x1 इज इक्वल टू 2.12179, x2 इज इक्वल टू -4.235294 एंड x3 इज इक्वल टू -0.747405। तो पहला पार्ट था, हमने गिवन मैट्रिक्स को डिकम्पोज करना था एल और यू में। सेकेंड पार्ट में हमने उसको सॉल्व करना था, तो उसकी वैल्यूज़ x1 x2 x3, और थर्ड पार्ट सेम प्रोसेस था लेकिन उसकी कांस्टेंट की वैल्यूज़ चेंज थी। तो उसके लिए हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ ये आई। नेक्स्ट मूव टुवर्ड द 10.3। Solve the following system of equation by LU decomposition without pivoting। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, इसको भी LU में सेम प्रोसेस के साथ डिकम्पोज करना है। सबसे पहले हमने उस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है और इसको नाम दे देना है A। और इसको जब आप डिकम्पोज करेंगे U और L में तो कुछ इस तरह के मैट्रिसेस बनेंगे, जिसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं मैथकैड में। इवन यू कैन यूज़ एक्सेल आल्सो। दिस इज़ अ गिवन मैट्रिक्स A जो क्वेश्चन में गिवन है, और ये हमने जो बनाए थे जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस जो स्टेप्स एक्सप्लेन किए गए हैं उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया है। यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स रो ऑपरेशन लगाकर, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 हैं, ऊपर वाले 0 हैं, और नीचे वाले जो 3 फार्मूलाज थे L12, L13 एंड L23, इस तरह करके जो नीचे वाले ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इसके, ये वाले 3, ये हमने फार्मूलाज लगाकर फाइंड किए थे। तो इन जब दोनों को मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली वी गेट दिस A। इट मीन्स L एंड U आर करेक्ट। एंड you can also do the multiplication of two matrices in Excel। 10.3 ये हमारे पास A मैट्रिक्स था और हमने इसका जो L मैट्रिक्स बनाया और U बनाया, तो हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं यहाँ पर भी कि किस तरह जो मल्टीप्लाई करने से आया कि A मैट्रिक्स आता है या नहीं। तो यहाँ पर इक्वल ये आ गया MMULT, तो ये आ गया। इसके बाद यहाँ रख के इसको सिलेक्ट करें पूरे को, कॉमा, फिर इसको सिलेक्ट करें और फिर ब्रैकेट बंद, एंटर। अब ये सिर्फ फर्स्ट वन इसने पहला जो A11 एलिमेंट है वो कैलकुलेट किया है। तो बाकी के जो करने हैं वो कैसे करने हैं, यहाँ पर रख के कर्सर को पहले 3 जो हैं 3/3 को आप हाईलाइट करें, फिर यहाँ पर कर्सर ले जाएं और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये वाला देख लें, मैच कर लें, 8 4 -1 -2 5 1 2 -1 6। It means our L and U are correct. So you can multiply any two matrices in Excel
ये तो 3/3 का था, अगर फॉर एग्जांपल 20/20 का हो, 50/50 का हो तो डेफिनेटली वो हम मैनुअली नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सेल इज़ आल्सो वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। तो ये क्रॉस वेरीफाई हो गया LU डिकम्पोजिशन। अब determine the matrix inverse, check your results by verifying that। अब हमने मैट्रिक्स इन्वर्स फाइंड करना है। यहाँ पर उसने इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, तो सॉल्व करने के लिए वही प्रोसेस है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है L मल्टीप्लाइड बाई Z मैट्रिक्स इज इक्वल टू C मैट्रिक्स। L जो है वो आपको पता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और Z हमने फाइंड करना है, और C जो कांस्टेंट गिवन है। और फर्स्ट स्टेप में हमारे पास Z आ जाएगा। सेकंड स्टेप में U मल्टीप्लाइड बाई X इज इक्वल टू Z। तो इसमें U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, X हमने फाइंड करना है, और Z जो है वो जो प्रीवियस स्टेप में हमने फाइंड किया, तो इससे X हम फाइंड कर लेंगे, वही इसका सोल्यूशन होगा। तो ये सारा प्रोसेस करने की बजाय हम इजीली इसको मैथकैड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स A है और B जो कांस्टेंट्स यानी कि गिवन है यहाँ पर 11 4 7, और इसका जो मैट्रिक्स बनाया है हमने A। फॉर एग्जांपल इसका नाम रख लिया A, इसका B, और आपको पता है AX इज इक्वल टू B, तो हमें X चाहिए, तो X इज इक्वल टू L सॉल्व ब्रैकेट A कोमा B ब्रैकेट बंद, और X जब इक्वल करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है वो सॉल्व करके इसको 1 1 1 ये x1 में, इसमें x1 भी 1 है, x2 भी 1 है, x3 भी 1 है। अगर आप जो पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस दिया गया है एल जी इज इक्वल टू सी के साथ z निकालें, फिर यू एक्स इज इक्वल टू z के साथ x निकाल कर अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यही वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन यहाँ पर मैथकैड में इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। तो वही चीज़ के ये 3/3 का है, और आपने अगर वो सारे स्टेप्स लगाकर इसको सोल्यूशन को फाइंड किया है, तो अगर आपके पास 10/10 का मैट्रिक्स हो तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व मैनुअली। यू हैव टू हैव a software or any other language like MATLAB to find the solution of a matrix. तो उसने इसमें इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो हमने फाइंड करना था, डिटरमिन द मैट्रिक्स इन्वर्स। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है ये सारे स्टेप्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल के उसका जो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है वो बी है, तो बी क्या होगा, इसके तमाम एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होंगे। तो हमारा पहला स्टेप जो है इसमें हम एल जी इज़ इक्वल टू सी लगा कर जी फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप में यू एक्स इज़ इक्वल टू जी ये लगाकर हम एक्स फाइंड करेंगे। लेकिन जब आप इसको गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और इन्वर्स निकालते हैं, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ये आप नोट करें कि ये वाले स्टेप बज़ाहिर सेम लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ देखें कि एल जी इज़ इक्वल टू सी। एल वही है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और जी हमने फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यूज़ जो हैं ये फ़र्क है इन्वर्स निकालने में और सॉल्यूशन जो उसको सॉल्व करने में। यहाँ पर जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ गिवन हैं 11 4 7 वो नहीं पुट करनी। तो इसमें 1 0 0 ये ख़ुद से लगाकर हमने जी मैट्रिक्स फाइंड कर लेना है। ये हम कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम फाइंड करने लगे हैं, ये वाला B11 B21 B31। सिर्फ इस ये जो अब स्टेप्स हैं इनसे फर्स्ट कॉलम ये वाला हम फाइंड करेंगे।
तो सिंपली एल जी इज इक्वल टू सी, यहाँ से जी निकल आएगा, सी क्या है कांस्टेंट 1 0 0। तो जो सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस हैं ये वाले 3 गिवन हैं, इससे ये वाली इक्वेशंस जनरेट होंगी और इनसे फिर z के लिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। तो z इज़ इक्वल टू 1.25 माइनस 0.167। अब सेकेंड स्टेप है ux इज़ इक्वल टू z। तो अभी z हमने फाइंड किया है, उसको इधर रख लें, और u हमारे पास ऑलरेडी है और x हमने फाइंड करना है। यहाँ पर अब x क्या है, आपको कंफ्यूज होने से बचने के लिए x मैंने ये डिटेल लिख दी है, x इज़ इक्वल टू b1। यहाँ फर्स्ट कॉलम मुराद है उसका जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इनवर्स ऑफ a, ये वाला ऊपर। ये वाला कॉलम जो है इसको यहाँ पर x बोला गया है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको मैंने b1 के बराबर रख दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियरली हो जाए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला b1 मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास आ जाएगा। इसको देखते हुए हमने ये वाली इक्वेशंस बनाई और जब सॉल्व किया तो हमारे पास b11 जो है वो 0.099, b21 0.045 और b31 इज इक्वल टू माइनस 0.026 आया। प्रोसेस सेम है इन्वर्स का भी और मैट्रिक्स को सॉल्व करने का भी, लेकिन जब मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं, ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है, 2 स्टेप हैं बेसिकली इसमें। जब आप एल जी इज इक्वल टू सी करते हैं तो जब मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यूज़ जो गिवन होती हैं वो यूज़ करनी है, लेकिन जब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन करनी है तो फिर जो फर्स्ट कॉलम के लिए हमने कांस्टेंट 1 0 0 रखने हैं। तो सेकंड कॉलम के लिए और थर्ड कॉलम के लिए फिर प्रोसेस रिपीट करना है, लेकिन उसमें सी की वैल्यूज़ चेंज होंगी। कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है सी मैट्रिक्स, उसकी वैल्यूज़ उसमें चेंज होंगी। तो ये अब पहला कॉलम हमारे पास आ गया है b1, जिसके 3 एलिमेंट्स हैं b11, b21 और b31। ये हमने कर लिया है। तो जो सेकंड और थर्ड कॉलम है सेम जो है वो मेथड है, लेकिन उसके अंदर सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, लेकिन सी की को जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसमें सेकंड कॉलम के लिए 0 1 0 रखना है। पहले स्टेप जो फर्स्ट कॉलम था उसके लिए 1 0 0 था, लेकिन सेकंड कॉलम के लिए 0 1 0 है। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। और थर्ड कॉलम के लिए जो है वो 0 0 1 है। तो जब आप वो सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे, सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो आपके पास सेकंड कॉलम जो है b2 वो ये आ जाएगा -0.074, 0.160, 0.051। और इसी तरह सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए थर्ड कॉलम जो है वो 0.09, -0.019, 0.154 ये आ जाएगा। तो इसको हम इजीली उसमें भी कर सकते हैं मैथकैड में। सारे प्रोसेस को बार बार करने की बजाय ये देखें हमारे पास मैट्रिक्स है A जो गिवन है, और आपको पता है कि C1 जो है वो 1 0 0 है, C2 जो है 0 1 0 है, C3 0 0 1 है, जो हमने स्टेप बाय स्टेप अभी कैलकुलेट किया है। तो इसको सिंपली आप हमें चाहिए b1, b2 और b3। तो b1 क्या है, l सॉल्व ब्रैकेट शुरू a ये वाला और c1 ये वाला। इसी तरह b2 जो है वो l सॉल्व a, c2 b3 l सॉल्व a, c3। जस्ट आप सिंपली ये फार्मूलाज पुट करके b1 लिखेंगे और इक्वल जब एंटर करेंगे, इक्वल लिख के एंटर करेंगे तो ये वैल्यूज़ खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, और ये वाली वैल्यूज़ जो हैं यही हमें चाहिए। ए इनवर्स इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये फर्स्ट कॉलम ये वाला, ये सेकंड कॉलम ये वाला, और ये थर्ड कॉलम ये वाला। तो यू कैन क्रॉस वेरीफाई बाय यूजिंग मैथकैड।
तो जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर निकाली थी वही मैथ कैड पे आ रही हैं, तो इट मीन्स कि हमारा प्रोसेस भी ठीक है, कोई गलती नहीं है, इसमें मिस्टेक नहीं है। तो ये हमारे पास अब 3 जो कॉलम्स हैं हमने फाइंड किए हैं। तो अब क्या ये दुरुस्त है या गलत है, तो इसको चेक करने के लिए उसने कहा था ये लगा कर देखें, ए मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप इसको एक्सेल में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई दोनों को मैथ कैड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये किया गया है, ए ये वाला और ए इनवर्स जो हमने फाइंड किया दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये 3/3 का इनवर्स मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली आया है। जब ये लिखा ए मल्टीप्लाइड ए इनवर्स इक्वल एंटर किया तो ये खुद ब खुद आ गया। इट मीन्स कि हमारा सारा प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इनवर्स के लिए ये वाली कमांड यूज होती है, ये गिवन है, तो इट मीन्स इनवर्स ये शो भी कर रहा है। तो इस तरह से आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस करने की बजाय आप सिंपली इसके जस्ट ये लिखें, ए इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स लिखें, फॉर एग्जांपल कोई 50/50 का जिसमें 50 रोज़ और 50 कॉलम्स हैं, यहाँ पर लिखें और फिर उसको उसी नाम के साथ ए इनवर्स ये वाला कमांड यूज़ करके तो एंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल लिखकर एंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद मल्टीप्लिकेशन भी आएगी। तो आपने इन्वर्स निकालना है या मल्टीप्लिकेशन करनी है या कोई भी मैट्रिक्स ऑपरेशन है जो आप मैनुअली नहीं कर सकते, तो उसको मैथ कैड के ऊपर करें, विद इन सेकेंड यू विल फाइंड द आंसर। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो करता है कि हमारा सारा प्रोसेस जो है बिल्कुल ठीक है, सारे स्टेप्स हमने सही तरीके से परफॉर्म किए हैं। .4 Solve the following system of equations using LU decomposition with partial pivoting। तो इसके अंदर सेम प्रोसेस करना है, आपने इसको डिकम्पोज करना है इस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन ये जो है यहाँ पार्शियल पिवोटिंग रिक्वायर्ड है। इट मीन्स के ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। डायगोनली डोमिनेंट मीन्स ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डोमिनेंट नहीं है। तो इसका पहला जो डायगोनल एलिमेंट है वो 2 है, तो आप इसको ऐड करें 6 और 1 को तो वो 8 बनता है, 2 स्मॉल है, तो ये फिर देयर विल बी अ गड़बड़ेशन। तो मैट्रिक्स शुड बी अ डायगोनली डोमिनेंट। तो इसके लिए आप LU डिकम्पोजिशन करने से पहले R1 और R3 को एक्सचेंज कर देंगे। ये वाली जो इक्वेशन है ऊपर आ जाएगी और ये वाली फर्स्ट इक्वेशन जो है वो तीसरे नंबर पर चली जाएगी। मीन्स एक्सचेंज R1 एंड R3, देन यू विल गेट द डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। तो फिर उसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो बाकियों से बड़े होंगे। अब डायगोनली डोमिनेंट एलिमेंट्स कैसे चेक किया जाता है? फॉर एग्जांपल इसको चेक करना है तो ये 8 है ना, तो 4 और 1 5 दोनों को ऐड करना है। ये जो माइनस का सिंबल है ये कंसिडर नहीं करना, सिर्फ एलिमेंट्स देखने हैं, कांस्टेंट्स देखने हैं, उनको ऐड करके देखना है। तो ये बड़ा होना चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट है वो बाकियों को जमा करके बढ़ जाना चाहिए। तो ये 4 और 1 5, तो ये बड़ा है 8, ठीक हो गया। अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट है 5, तो 2 और 1 3, तो 5 बड़ा है 3 से। तो इसमें 6 है, तो 2 और 1 3, 6 बड़ा है 3 से। तो दिस मैट्रिक्स इज ओके, अदरवाइज देयर विल बी अ गड़बड़ेशन। यू हैव टू फर्स्ट सी द मैट्रिक्स शुड बी अ डायगोनली डोमिनेंट, वरना वो फिर सही तरीके से उसके जो आंसर्स हैं वो ठीक नहीं आएंगे। आप इसको अगर ऐसे ही LU डिकम्पोजिशन करेंगे तो जब आप L और U को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये वाला मैट्रिक्स नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
10.6 use LU decomposition to determine the matrix inverse for the following system. Do not use a pivoting strategy and check your results by verifying that A multiplied by A inverse is equal to identity matrix. तो इसका आपने उसी तरीके से सारा प्रोसेस और सारे प्रोसीजरल स्टेप्स सेम टू सेम हैं. LU डिकम्पोजिशन करनी है और फिर आपने इन्वर्स निकालना है जो पिछले क्वेश्चन में बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है. तो इसको एक्सेल में देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो इन्वर्स निकालना है ये वाले जो मैट्रिक्स गिवन है 10.6 के अंदर ये मैट्रिक्स गिवन है. इसका हमने इन्वर्स निकालना है यूजिंग एक्सेल. फॉर एग्जांपल एक्सेल के ऊपर इन्वर्स कैसे निकालते हैं. आपने तो वो सारे जो स्टेप्स पीछे एक्सप्लेन किए गए हैं वही फॉलो करने हैं, लेकिन आपको मैथ कैड के ऊपर भी बता दिया है इन्वर्स और मल्टीप्लाई कैसे करना है. एक्सेल के ऊपर आपको मल्टीप्लिकेशन का बता दिया है. अब आपने करना उसको सेम तरीके से ये सारे प्रोसीजरल स्टेप्स को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि एक्सेल के ऊपर इसका इन्वर्स निकालते हैं. 10.6 सबसे पहले ये यहाँ पर कर्सर रखें, शिफ्ट राइट एरो डाउन. ये 3/3 को हमने सेलेक्ट कर लिया. अब यहाँ इक्वल M इनवर्स ये आ गया. इसको सिलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद, कंट्रोल शिफ्ट एंटर. ये इसका इन्वर्स निकल आया. अब आप इसको जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए. तो आप वो मल्टीप्लाई जहाँ पर भी कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बताया था उसके लिए कमांड है MMULT. तो जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में इसको एक्सप्लेन किया गया है. और आप मैथ कैड के ऊपर भी विद इन सेकंड्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है 10.7 परफॉर्म द क्राउट डिकम्पोजिशन ऑन. ये वही प्रोसेस है सेम. ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको आपने L और U में डिकम्पोज करना है, लेकिन यहाँ पर मेथड यूज़ करना है क्राउट डिकम्पोजिशन. अब आप पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर डोलिटल मेथड यूज़ कर रहे थे. डोलिटल मेथड के अंदर ये था कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं, ऊपर वाले 0 हैं और नीचे वाले आपने फाइंड करने हैं. और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये वाले 3 एलिमेंट्स 0 थे. बाकी आपने ये वाले, और ये बनाया कैसे था, आपने रो मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाकर इसको आपने फाइंड किया था. तो ये है क्राउट मेथड. अब क्राउट मेथड और उसमें फ़र्क क्या है. अब यहाँ पर ये वाले एलिमेंट 0 हैं और ये वाले एलिमेंट्स आपने खुद से फाइंड करने हैं. और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है, जबकि उसमें जो डोलिटल मेथड था उसमें ये वाले 1 1 1 थे, जबकि यहाँ पर ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हैं इसके 1 1 1 हैं. तो ये फ़र्क है दोनों में. और तीसरा भी एक मेथड है चोल्स्की मेथड. तो इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 किसी ने भी नहीं, दोनों में नहीं है. तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये वाले 0 हैं और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये वाले 0 हैं. और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स लोअर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हैं, ये L1 L11 L22 और L33 हैं, और यही वाले इधर हैं, सेम हैं इधर L11 L22 L33। तो अब 10.7 में उसने कहा है क्राउट मेथड है ये, इसके आपने ये इक्वेशंस गिवन हैं, इन सब इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये निकालने हैं। तो इसमें ये वाले 3 ज़ीरो होंगे, इसमें ये वाले 3 ज़ीरो और ये वाले 1 होंगे, और ये आपने फाइंड करने हैं U12 U13 U23, और इसमें ये वाले L11 L21 L22 L31 L32 और L33 ये फाइंड करने हैं। और ये इक्वेशंस उसने जो सॉल्व करके बनाई हुई हैं, इन इक्वेशंस को फॉलो करके ये सारी वैल्यूज़ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्राउड डिकम्पोजिशन, इसको सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, फिर उसको ये सारी इक्वेशंस लिख ली, इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आएंगी, और आपके पास L और U आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर शुड बी ए मैट्रिक्स, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जिसको L और U में डिकम्पोज किया वही हमें हमारे पास वापस भी आना चाहिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वही वाला आएगा। यहाँ से जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आप मैथकैड में कर लें या एक्सेल में या मैनुअली करना चाहें, तो ये वाला बन जाएगा। यही हमारे पास ए मैट्रिक्स था। 2 - 5 1 2 - 5 1 -1 3 -1, ठीक है, 3 - 4 2, तो हमारी LU डिकम्पोजिशन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 10.9, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस विद LU डिकम्पोजिशन। तो सेम प्रोसेस है, you have to solve it by yourself. And 10.10, determine the LU decomposition without pivoting by hand for the following matrix and check your results by validating that LU is equal to A. Same process, you have to just decompose this matrix A into lower triangular matrix and upper triangular matrix, और आपने बी पार्ट में इसको एम्प्लॉय द रिजल्ट ऑफ ए टू कंप्यूट द डिटर्मिनेंट। तो बी पार्ट भी आपने इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एज ये मैट्रिक्स गिवन है ए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। LU डिकम्पोजिशन तो आपने सेम प्रोसेस के साथ कर लेनी है जो पहले एक्सप्लेन किया गया है। तो इसकी LU डिकम्पोजिशन भी गिवन है यहाँ पर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला हमारे पास वापस वही जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो बनता है। इसका मतलब है L और U दोनों ठीक हैं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इट इज़ वेरी इजी, ये वाली कमांड यूज़ होगी। ये नज़र आ रहा है डिटर्मिनेंट। तो सिंपली आप जब इसको लिखेंगे और इक्वल और एंटर करेंगे तो खुद ब खुद 405 डिटर्मिनेंट खुद ब खुद आ जाएगा। और आप इसको इसी तरीके से AX इज़ इक्वल टू B करके सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आपके पास इसका सलूशन भी आ जाएगा अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं। वैसे उसने वहाँ पर कहा नहीं है। ये पिछले क्वेश्चन जो क्राउड डिकम्पोजिशन था 10.7, उसको यहाँ पर ये वाला जस्ट डिकम्पोज करना था क्राउड मेथड लगाकर L और U में, लेकिन उसने सॉल्व करने का नहीं बोला था। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें
तो आप इसको मैथ कैट में सिंपली एल सॉल्व कमांड लगाकर ये गिवन मैट्रिक्स ए, इसका यू हमने ये बनाया था, एल ये बनाया था, और एल यू जब मल्टीप्लाई किया तो ए हमारे पास आ गया सेम, यानी कि ठीक हमारी एल और यू ठीक थे। और बी जो इसने यहाँ पर कांस्टेंट्स दिए हुए हैं ये वाले 12 माइनस 8 और 16, तो यहाँ पर ये अगर आप इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी करते हैं तो एक्स हमने यानी कि फाइंड करना है, तो एक्स क्या है, एल सॉल्व ब्रैकेट ए कॉमा बी, और जब आप एक्स को इक्वल करके एंटर करेंगे तो हमारे पास 2 माइनस 1 3 आंसर आएगा। आप इसको मैनुअली जब सॉल्व करेंगे, जो पीछे सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है, तो यही आंसर आएगा। तो हम कर रहे थे 10.10, इसके अंदर एल यू डिकम्पोजिशन तो सेम प्रोसेस के थ्रू, और डिटर्मिनेंट मैथ कैड के अंदर कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बता दिया। सिंपली इसके अंदर ये आप कमांड यूज़ करेंगे इसके लिए, तो ये ख़ुद ब खुद ही 405 ये दे देगा इसमें। लेकिन उसने जो बोला था ये तो अपनी सहूलत के लिए मैथ कैड यूज़ की है। उसने कहा था कि इसको प्रोसेस को एल यू डिकम्पोजिशन को यूज़ करके आपने जो है डिटर्मिनेंट निकालना है। तो उसके लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, ये वाले, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। ये एक्सप्लेन किया है उसने बुक के अंदर बॉक्स नंबर 9.1 में। बॉक्स 9.1, तो यहाँ से ये उसने एक्सप्लेन किया है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये वाले जो एलिमेंट्स हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यहाँ पर दिखाना आपको ये था कि इसने ये मिस्टेक है, यहाँ पर A22 आना है ये वाला। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे जबकि आपके पास ये वाले 0 0 हों, मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। अदरवाइज़ आपने पिछले चैप्टर में भी जो 9th चैप्टर था उसके अंदर भी एक मेथड स्टडी किया था, 9.6 क्वेश्चन किया था वहाँ पर। उसके अंदर एक और मेथड के साथ जो कि लेंथी था, उसके साथ आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। यहाँ पर इट इज़ वेरी सिंपल, जब आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकाल लेंगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। These are the questions from this book of chapter, and now move toward Numerical Analysis 9th edition by Richard L. Burden and J. Douglas Fair's. Chapter number 7. There are some iterative techniques in matrix algebra. We will study 3 techniques: Jacobi method, Gauss-Seidel method, and SOR method. Let us start.
ये एक एग्ज़ाम्पल गिवन है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 451। तो ये इक्वेशंस गिवन हैं, इसको हमने जैकोबी मेथड के साथ इसको सॉल्व करना है, आइटरेटिव टेक्निक्स लगानी है इसके ऊपर। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को जो है वो x1 x2 x3 x4 की फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। फिर हम इसको ये सबसे पहले चेक यही करना है, द मैट्रिक्स शुड बी डायगोनली डोमिनेंट। तो आप यहाँ पर देखें कि मैट्रिक्स जो है वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। ये 1 है, इसका 2 और 1 3, तो 10 बड़ा है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये वाला सेकंड एलिमेंट है, तो 1 और 3 4 और 3 7 और 11 बड़ा, ठीक, ओके। फिर ये वाला चेक करें, 2 और 1 3 और 1 4, तो 10 4 से बड़ा है, ओके। फिर 3 और 1 4, तो 8 जो है वो 4 से बड़ा है। इट मीन्स मैट्रिक्स इज़ डायगोनली डोमिनेंट। फिर आपने आगे मूव करना है, अदरवाइज देयर विल बी अ गड़बड़ेशन। तो इन 3 जो 4 इक्वेशंस हैं, इनको x1 x2 x3 और x4 की फॉर्म में आपने लिख लेना है। x1 x2 x3 और x4, बाकी सारी वैल्यूज़ राइट साइड पर आ जाएंगी, जस्ट रीअरेंज। अब आपने जैकोबी मेथड की फॉर्म में इसको लिखना है, ये इस तरह होंगी कि x1 k मीन्स आइट्रेशन, कि कौन सी आइट्रेशन है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। k1 है तो मीन्स फर्स्ट आइट्रेशन, k2 है तो मीन्स सेकंड आइट्रेशन, 3 है तो थर्ड आइट्रेशन। k की वैल्यू शो करेगी कि कितनी आइट्रेशन है। तो x1 की पावर k, ये बेसिकली पावर नहीं है, ये आइट्रेशन शो कर रही है, इज इक्वल टू 1/10 x2 k-1। यहाँ पर k-1 आएगा, यानी राइट साइड पर आपके पास जितनी भी x की वैल्यूज़ होंगी वो k-1 होंगी सारी इक्वेशंस के अंदर। इस तरफ k होगा, इस तरफ k-1 होगा। तो इनिशियल गैस जो है जब k 0 होगा, यानी 0th आइट्रेशन जो है, तब वैल्यू सब की 0 होंगी। ये गिवन है यहाँ पर, ये वाला जब k की वैल्यू 0 होगी तो x1 भी 0 होगा, x2 भी 0 होगा, x3 भी और x4 भी 0 होगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन जब हम करेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन मीन्स k इज इक्वल टू 1। तो ये वाली जो इक्वेशंस हैं, इनके अंदर k की वैल्यूज अब पुट करें। ये वाली इक्वेशन जैकोबी मेथड को फॉलो करके उसके लिए बनाई गई हैं। तो इस साइड पर ये जो x1 x2 x3 x4 हैं, इसके ऊपर 1 1 1 आ जाएगा, लेकिन ये जो राइट साइड पर जितने भी x हैं, इनके ऊपर 1 - 1 मीन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, जब इनकी वैल्यूज़ पुट की गई k की, तो इस साइड पर 1, तो इस साइड पर जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं वो 0 होंगी। तो आपको पता है x की कोई भी वैल्यू जो 0 है, इनिशियल गैस जो गिवन है, वो उसकी वैल्यू 0 है। तो ये वाला हिस्सा भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0, मींस ये टोटली 0 हो जाएगा। सिंपली x1 जो है वो 3/5 के इक्वल आ जाएगा। ये इसको सॉल्व किया गया है। x2 x3 जब 0 आइट्रेशन है, इनिशियल गैस तो 0, ये वैल्यूज़ पुट करें, जस्ट आप वैल्यूज़ पुट करें तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, और x1 हमारे पास आ जाएगा 3/5, तो वो होगा 0.6। इसी तरह x2 जब फाइंड करेंगे तो k की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो राइट साइड पर जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं वो उनके ऊपर 0 0 आ जाएगा। तो 0 वाली आपको पता है वो इक्वल टू 0 है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया स्टेप वाइज। तो ये वैल्यूज़ इस पर पुट करें तो सिंपली x2 विल बी इक्वल टू, ये फैक्टर बचेगा सिर्फ 25/11। इसी तरह x3 को सॉल्व करें तो ये सारी वैल्यूज़ 0 बन जाएंगी, ये वाला पूरा, और सिर्फ बचेगा -11/10। और इसी तरह x4 फाइंड करें तो सिर्फ बचेगा 15/8, बाकी सारी वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या जो फर्स्ट
आइट्रेशन आई, फर्स्ट आइट्रेशन में x1 की वैल्यूज़ 0.6, x2 की 2.2727, x3 इज इक्वल टू -1.1 और x4 जो है 1.875। अब हमने करनी है सेकेंड आइट्रेशन, k इज इक्वल टू होगा 2। तो वो जो इक्वेशंस मैंने ऊपर बनाई हुई हैं जैकोबी मेथड के लिए, वो सारी आप सेम टू सेम यहाँ पर दोबारा लिखें। ये वाली इक्वेशन जो हैं, ये वाली 4 इक्वेशंस, ये वाली 1 2 3 4, इनको इनमें अब k की इन चारों इक्वेशंस के अंदर k की वैल्यू 2 पुट करें तो यहाँ लेफ़्ट साइड पर 2 2 2 2 आ जाएगा और इधर जो है वो 1 आ जाएगा। सारी जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर 1 आ जाएगा। इसको देखते हैं। ये देख सेकेंड आइट्रेशन, तो इधर लेफ़्ट साइड पर 2, इधर 1 1 आ गया। तो x2 फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर x2 की वैल्यू क्या थी, वो हमने इस जो ऊपर फाइंड की हैं वैल्यूज़ अब ये वाली यूज़ होनी है इस सारी इक्वेशंस के अंदर। ये ज़रा गौर करना है आपने कि अब हमें जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी वो इन में से होंगी, हमने पिछले स्टेप में ऑलरेडी कैलकुलेट की होंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x2 फर्स्ट आइट्रेशन में हमने फाइंड किया था ये वाला, तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ होगी। और x3 फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास आया था -1.1, तो ये यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ पर डिटेल के साथ सारे स्टेप्स लिख दिए हैं। इसको आपने वैल्यूज़ पुट करें तो x1 आ जाएगा 1.04727। इसी तरह सेकंड इक्वेशन, इसके अंदर भी वैल्यूज़ पुट करें। पहले k की वैल्यूज़ पुट कर लें, फिर आपके जो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो आपने यहाँ फाइंड की होगी, यहाँ से उठाकर उसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो x2 ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, जो ऊपर इक्वेशंस बनाई हुई हैं उसी को उठाकर कॉपी करके यहाँ लिखा। तो k की वैल्यूज़ पुट की। अब k की वैल्यूज़ हम सेकंड इटरेशन कर रहे हैं तो k की वैल्यू इधर 2 आएगी, तो इधर 2 - 1 मतलब 1 होगा, फिर इधर 2 - 1 1 होगा, फिर इधर 2 - 1 1 होगा। तो अब इनकी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, जो हमने प्रीवियस आइट्रेशन के अंदर वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं वो वाली वैल्यूज़ उठाकर यहाँ पर यूज़ करें। ये यहाँ पर लिख भी दी हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये पुट करें इसमें तो x2 सेकेंड आइट्रेशन के लिए 1.71591 आ जाएगा। इसी तरह x3 और x4, यानी कि आपने जब सेकेंड आइट्रेशन करनी है तो उसमें आपको फर्स्ट आइट्रेशन वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। इसी तरह जब आप थर्ड आइट्रेशन करेंगे तो आपने जो अब कैलकुलेट कर रहे हैं सेकेंड आइट्रेशन वाली वैल्यूज़ ये वाली यूज़ करनी पड़ेंगी। तो x3 भी इसी तरह से फाइंड कर लिया और x4 भी इसी तरह से फाइंड किया। तो x4 की वैल्यू आई 0.88522375। अब इनको अलग से निकाल कर यहाँ पर लिख लें x1 x2 x3 x4 फॉर सेकेंड आइट्रेशन। तो जब आप थर्ड आइट्रेशन करेंगे तो उसके अंदर k की वैल्यू 3 रखेंगे। जो ऊपर इक्वेशंस बनाई थी सबसे पहले जैकोबी मेथड के लिए ये वाली, इसके अंदर आप k की वैल्यूज़ अब जब हम थर्ड आइट्रेशन करेंगे तो अब 3 रखेंगे। तो लेफ़्ट साइड पर x1 x2 x3 x4 3 3 3 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि -1 है तो फिर 2 2 2 ये जितनी भी x की वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर 2 आ जाएगा। और वो वैल्यूज़ जब आपने इनकी वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड वालों की फाइंड करनी है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी राइट साइड पर x की वैल्यूज़ की, तो वो ऑलरेडी आपने प्रीवियस आइट्रेशन में कैलकुलेट की होंगी, वहाँ से उठाकर आप उसमें पुट करेंगे। यूँ आपके पास आइट्रेशंस जो हैं वो कंप्लीट होंगी। तो ये हमारे पास सेकंड आइट्रेशन के अंदर ये वाली वैल्यूज़ आई थी। तो बुक के अंदर इतना ज़्यादा डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। फिर अब जब आप आगे बढ़ेंगे थर्ड आइट्रेशन के लिए तो 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th जब आप करेंगे तो इस तरह का टेबल आपके पास आएगा।
तो जो इनिशियल गैस था जब k की वैल्यू 0 थी तब x1 की वैल्यू भी 0 थी, x2 की 0 थी, x3 की 0 थी, x4 की भी 0 थी। जब आपने फर्स्ट आइट्रेशन की तो उसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होंगी। जब आप सेकंड आइट्रेशन करेंगे तब फर्स्ट आइट्रेशन वाली वैल्यूज़ यूज़ होंगी, जब आप थर्ड आइट्रेशन करेंगे तो सेकंड वाली यूज़ होंगी। इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है? या तो वो बताएगा कि आपने कितनी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है, या फिर ये इस तरह का कोई क्राइटेरिया बताएगा। तो आप इस इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज़ लगाकर जब तक ये फैक्टर 10⁻³ से लेस दैन नहीं हो जाता तब तक आपने इसको आइट्रेट करते रहना है। ये है जैकोबी मेथड। ये बहुत सिंपल है। अगर आप के चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते तो इसी चैप्टर में आगे एक एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन किया है। आप इसको बिल्कुल सिंपल अंदाज में भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस ये मैट्रिक्स है, आप इसको सिंपली x1 x2 x3 की फॉर्म में लिख लें और आपके पास इनिशियल गैस जो है वो गिवन है 0, ये वाला। तो आप इसमें सिर्फ x की वैल्यूज़ पुट करें। इन राइट साइड पर जितनी भी x की वैल्यूज हैं वो 0 होंगी। 0 पुट करके आप आंसर निकालें। ये x1 है इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1 प्लस x2 माइनस x3, ये भी 0, ये भी 0, और x1 क्या हो जाएगा 1/3। ये x1 इक्वल टू 1/3। अब सेकेंड इक्वेशन है x2, अब इसमें x1 भी 0 है, x3 भी 0 है, दोनों 0, तो सिंपली x2 इज इक्वल टू 1/6। तो ये भी इक्वल टू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। तो x3 जो है इसके अंदर आपके पास बचेगा 4/7, तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अब आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन की x1 x2 और x3 आ गई। अब इन तीनों को आपने सेकेंड आइट्रेशन में यूज़ करना है। वही इक्वेशन जो ऊपर आपने बनाई थी उसी के अंदर x1 और x2 और x3 की वैल्यूज़ अब आपने सेकंड आइट्रेशन वाली फर्स्ट आइट्रेशन वाली जो आपने निकाली हैं, ये वाली 1/3, 0 और 4/7, ये पुट करके आप फाइंड कर लें x1 x2 x3, ये सेकंड आइट्रेशन हो जाएगी। और इसी तरह अगर थर्ड आइट्रेशन का के लिए वो कहे तो आपने फिर ये वाली वैल्यूज़ x1 x2 और x3 की यूज़ करनी है। ये बहुत सिंपल है। अगर आप के चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इक्वेशंस को लिखें x1 x2 x3 की फॉर्म में जैसा कि ये लिखा गया है। तो इसके अंदर पहली आइट्रेशन में जब आप पहली आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो x की जितनी भी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो 0 होगी। फिर आप अगली जब फर्स्ट आइट्रेशन में x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, यही वैल्यूज़ नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए यूज़ होंगी। तो जब आप उससे अगली आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो पिछली वैल्यूज़ यूज़ होंगी। अगर वो बोले कि आप एरर निकालें तो इट इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड द एरर कि प्रीवियस वैल्यू 1/x1 की, तो माइनस करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय ये 1/7, सॉरी करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। x1 की करंट वैल्यू है 1/7 और प्रीवियस वैल्यू थी 1/3, तो 1/7 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/7 करके आप इसका एरर परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं x1 का। इसी तरह x2 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, -5/14 माइनस 0 डिवाइड बाय -5/14 और मॉड लेकर परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 करके एरर आ जाएगा। x3 का कैसे आएगा, 3/7 माइनस 4/7 डिवाइड बाय 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये इस तरह से एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर फर्दर जो है इसकी थर्ड आइट्रेशन के लिए अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो फिर आप ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होंगी राइट साइड पर, और उनका जो आंसर आएंगे वो आंसर और माइनस ये वाले आंसर निकाल कर डिवाइड बाय वो वाले आंसर यानी करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइड बाय करंट वैल्यू करके मल्टीप्लाइड 100, तो आपके पास वो आ जाएगा परसेंटेज, एरर आ जाएगी परसेंटेज में। नेक्स्ट है गॉस-साइडल मेथड। तो गॉस-साइडल मेथड इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू जैकोबी मेथड। तो उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 3,
ये इक्वेशंस गिवन हैं, इनको अब हमने गॉस साइडल मेथड लगाकर सॉल्व करना है। तो चलते हैं। यहाँ चूँकि बुक में इतना डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं किया गया, सबसे पहले आपने चेक करना है कि मैट्रिक्स शुड बी डायगोनली डोमिनेंट। अब आपने गॉस साइडल मेथड के मुताबिक इक्वेशंस को लिखना है। अब जकूबी में तो ये था कि आप अगर के कंसिडर करना चाहते हैं तो भी मैंने एग्जांपल सॉल्व कर दी। अगर के नहीं भी लिखना चाहते तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप पिछली वैल्यूज़ को, पिछली आइट्रेशन की वैल्यूज़ को अगली आइट्रेशन की वैल्यूज़ में यूज़ कर लें। लेकिन गॉस साइडल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि लेफ़्ट साइड पर तो के ही आएगा ऊपर, लेकिन राइट साइड पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x2 k-1 होगा, x3 भी k-1 होगा, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में x1 k होगा, x3 k-1, x4 भी k-1। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में x1 k, x2 भी k, x4 k-1, यानी कि जो पहली इक्वेशन होगी उसके अंदर जितने भी x की वैल्यूज़ होंगी उसके ऊपर k-1 आएगा, और अगली इक्वेशन के अंदर जो है वो x की जो x की पहली वैल्यू होगी उसके ऊपर k होगा, बाकी वाली k-1 होंगी। इसी तरह अगली इक्वेशन के अंदर पहली दो जो है x की वैल्यू उनके ऊपर k होगा, फिर बाकी वाली k-1। इसी तरतीब के साथ चलना है। सबसे पहले आपकी ये भी तरतीब ठीक होनी चाहिए, जैसे x2 है तो फिर x3 होना चाहिए, या x4, x5, तरतीब ठीक हो। अब ये x1 है, x3 है, x4 है। अब ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर x1 है, यहाँ पर जो है वो x4 आ जाए पहले और x1 बाद में आ जाएगी। देयर विल बी, वो फिर मसला क्रिएट होगा। तो आपने पहले तरतीब सही रखनी है x की। तो लेफ़्ट साइड पर तो ऊपर k ही आना है, लेकिन राइट साइड पर सारी वैल्यूज़ पहली इक्वेशन की जितनी भी हैं उनके ऊपर k-1, अगली में पहली में k, बाकियों में k-1, फिर अगली में एक एक k बढ़ाते जाना है, दो में k, फिर k-1, बाकी जितनी भी रह जाएं सब में k-1। और नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर जो है वो फिर सारी में k आएगा, k-1 कोई भी नहीं रहेगा। अब इसको उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। इट इज़ वेरी इजी। सिर्फ यहाँ पर जो टेक्निक है वो आपने इक्वेशंस को सही फॉर्म के अंदर लिखना है। बाकी जब आप सॉल्व करेंगे जो भी आपको वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो आपने पहले से फाइंड की होगी। तो यहाँ पर इनिशियल गैस गिवन है कि जब इनिशियल गैस क्या है, जब k इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू सारी की सारी 0 होंगी। तो अब आप इन चार इक्वेशंस के अंदर जब भी आपने नई आइट्रेशंस को परफॉर्म करना है तो इन चारों इक्वेशन को लिखकर, ये वाली जो चार इक्वेशन है, 3 ये और चौथी ये वाली, इनको लिखकर 1 बाय 1 करके x की k की वैल्यू पुट करनी है। अब k हमारे पास है 1। अब लिखें इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन की फॉर एग्जांपल बात करें तो k की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। अब आपको ज़रूरत है, जब k की वैल्यू पुट की तो ये इक्वेशन बन गई। अब आपको ज़रूरत है इसकी और इसकी। ये कहाँ से आएंगे? ये ऑलरेडी कैलकुलेट होंगे। जब आप फर्स्ट एडिशन करेंगे तो वो ऑलरेडी गिवन होंगे, यानी इनिशियल गैस की सूरत में। ये 0 है, 0 पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा। x1 फर्स्ट आइट्रेशन के लिए 0.6। अब अगली इक्वेशन लिखें, अब उसमें k की वैल्यू पुट करें 1 तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। तो ये वैल्यूज़ आपको रिक्वायर्ड हैं, ये मैंने लिख भी दी हैं। तो x1 अभी आपने कैलकुलेट किया था, जो भी आपको वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो आपने पीछे कैलकुलेट की होगी, और ये वाली वैसे ही शुरू में गिवन थी इनिशियल गैस के तौर पर। तो यहाँ से फिर आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन के लिए x2 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास 2.3272 आ गया। अब अगली इक्वेशन लिखें, थर्ड इक्वेशन, तो उसमें k की वैल्यूज़ पुट करें। जब आपने k की वैल्यूज़ पुट की तो ये वाली इक्वेशन बन गई। अब आपको ये चाहिए, ये और ये डेफिनेटली आपने प्रीवियसली कैलकुलेट किया होगा। ये तो गिवन है ना शुरू में इनिशियल गैस के तौर पर 0। ये वाला अभी आपने कैलकुलेट किया है ये, और ये वाला जो है इससे पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया था 0.6। तो ये वाली वैल्यूज़
जो है पीछे से उठाई हैं, इनमें पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी और अल्टीमेटली यू विल गेट x3 फॉर फर्स्ट आइटरेशन। इसी तरह आप चौथी इक्वेशन लिखें तो इसके अंदर दोनों ही k थे, तो x ये आपको रिक्वायर्ड है। अब जब k की वैल्यूज पुट की तो ये वाली रिक्वायर्ड है, तो ये कहाँ से आएंगी? ये पिछले स्टेप में आपने ये कैलकुलेट किया था ये, और उससे पिछले स्टेप में आपने ये कैलकुलेट किया था, तो पीछे से ये वैल्यूज उठाकर यहाँ पर लिखी हैं। तो इसमें पुट करें, आपके पास x4 फर्स्ट आइटरेशन के लिए आ जाएगा 0.8789। तो ये वाली वैल्यूज़ आपके पास आ गई। तो चूँकि बुक में इतनी डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो जब आप इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आइटरेशन परफॉर्म करेंगे तो इस तरह की वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो फिर वैल्यूज़ कन्वर्ज नहीं होंगी। यहाँ पर ये देखें कि 3, 4, 5 के अंदर 3 डिजिट तक वैल्यू सेम है, ये कन्वर्ज हो रही है। ये देखें, ज़रा गौर करें, तकरीबन एक जैसी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगर आप और भी इसकी आइटरेशंस परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू और ज़्यादा कन्वर्ज होगी। लेकिन अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो फिर वो वैल्यू कन्वर्ज नहीं होगी, देयर विल बी अ गड़बड़ेशन। तो ये है गॉस साइडल मेथड। जस्ट आपने इक्वेशंस को जो है जकूबी के अंदर ये था कि ये सारी वैल्यूज़ k-1 होती थी, लेकिन इसमें कुछ k हैं, कुछ k-1 है। वो मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया कि किस तरह से इनको सेट करना है। तो बाकी सारा प्रोसेस जो है वही है। जो भी आपको वैल्यू रिक्वायर्ड होगी डेफिनेटली आपने उसको पहले से कैलकुलेट किया होगा, पीछे से उठाकर उसको पुट करेंगे, एक तरतीब के साथ चलेंगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा और स्मूथली चलते जाएंगे। अब इसकी सेकंड आइटरेशन जो है वो भी देख लें। वही 4 इक्वेशन जो ऊपर बनाई थी, अब k की वैल्यू उन चारों इक्वेशंस के अंदर 1 बाय 1 करके पुट करें। तो पहली इक्वेशन के अंदर जब पुट की तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसके अंदर आपको ये रिक्वायर्ड है, ये और ये आपने पीछे कैलकुलेट किया हुआ है। ये वाला यहाँ से उठाकर जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वही पुट कर दें इसके अंदर, ये वाली। तो आप इक्वेशन को सॉल्व करें, यू विल गेट द आंसर। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू पुट करें तो देखें इक्वेशन क्या बनती है। जो वैल्यू रिक्वायर्ड है, ये 3 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, इनको उठाकर जो है ये वाली जो है x1, x3, x4 ये चाहिए, x1, x3, x4। तो ये पीछे जो आपने कैलकुलेट की हैं वही यूज़ होंगी, लेकिन ये वाली अभी आपने कैलकुलेट की है, ये यहाँ से देखें। तो जो आप अभी पीछे कैलकुलेट करेंगे वो भी आके यूज़ होती जाएंगी, और जो उससे पीछे वाली हैं वो भी यूज़ होंगी। तो थर्ड इक्वेशन उसको लिखें, k की वैल्यू पुट करें 2, देखें इक्वेशन क्या बनती है। जो वैल्यू रिक्वायर्ड है पीछे कैलकुलेट की होंगी वो उठाकर यहाँ पर लगाएं और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो है वो आखिरी इक्वेशन जो है चौथी, उसके अंदर भी k की वैल्यू पुट करें, ये इक्वेशन बन गई। तो ये x2 पीछे कैलकुलेट किया होगा, उसका आंसर ये x3 2, ये वाला भी आपने कैलकुलेट किया तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो ये, तो अल्टीमेटली यू हैव द आंसर x1, x2, x3, x4 फॉर सेकंड आइटरेशन। तो यहाँ पर इसने टेबल बनाया है बुक में, तो आप वैल्यूज़ मैच कर सकते हैं कि जो आपने कैलकुलेट की हैं और जो इसने की हैं वो आपस में मैच कर रही हैं कि नहीं। लेकिन ये कन्वर्ज वैल्यूज़ जो हैं वो उसी वक्त होंगी जब आपका मैट्रिक्स जो है वो डायगोनली डोमिनेंट होगा। तो इसके अंदर
ये है एक्सरसाइज सेट 7.3। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट हैं, और सेकंड क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स हैं, और आपने जैकोबी मेथड के साथ इसको करना है। और जैकोबी के साथ भी करना है, और इन्हीं को आपने रिपीट करना है फॉर गॉस साइडल। ये जो 2 क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज सेट 7.3, क्वेश्चन नंबर 1 हैविंग 4 पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 हैविंग 4 पार्ट्स, यानी कि 8 क्वेश्चन बनते हैं। इन 8 पर आपने जैकोबी मेथड भी लगाना है और गॉस साइडल भी लगाना है। नेक्स्ट और लास्ट मेथड है SOR मेथड। इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल। अगर आपको गॉस साइडल की समझ आ गई है तो SOR इज़ वेरी सिंपल। ये एग्जांपल गिवन है यहाँ पर, ये इक्वेशंस हैं, इसको चेक करेंगे, डायगोनली डोमिनेंट हैं, डेफिनेटली होंगी। और इसमें इनिशियल गैस देखें जो है वो 0 0 0 नहीं है, 1 1 1 है। और इसमें एक फैक्टर यूज़ होगा, एक कांस्टेंट यूज़ होगा ओमेगा, इसकी वैल्यू है 1.25। तो हर क्वेश्चन जो SOR मेथड का होगा उसके अंदर ओमेगा की वैल्यू गिवन होगी। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप x1 x2 x3 की फॉर्म में लिख लें इस तरह से। ये इस तरफ k ही आएंगे, इस तरफ k-1 एक वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू होगी x की, फिर बाकियों के ऊपर अच्छा, इसके अंदर जो है फर्स्ट इक्वेशन में इस जो x की वैल्यू के ऊपर k-1, फिर अगली इक्वेशन में पहली के ऊपर x की पहली वैल्यू के ऊपर k, अगली के ऊपर k-1, फिर इसको देखें तो इसके ऊपर भी k। अब आपने इसको ये वाली इक्वेशंस बनानी है, तो वो कैसे बनी, तो ये एक्सप्लेन किया है मैंने इसको साइड पर थोड़ा सा खुद से कि 1 माइनस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसको आप खुद से देख सकते हैं कि इसको क्या किया है कि लेफ़्ट साइड पर ऊपर k की वैल्यू है, तो राइट साइड पर आपने 1 माइनस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करना है उसी x की वैल्यू को। अगर इधर x1 है तो इधर भी x1 होगा, लेकिन ऊपर k-1 हो जाएगा। अगर इधर k है तो इधर k-1 होगा। तीनों इक्वेशंस के अंदर ऐसे ही करना है। प्लस ये जो गिवन इक्वेशंस हैं इनको मल्टीप्लाई करना है ओमेगा के साथ। तो इसको अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो बाकी सारा प्रोसेस जो है वो उसी तरीके से आपने चलते जाना है जैसे पीछे किया है। जितनी भी नंबर ऑफ आइटरेशंस वो बोलेगा आपने कैलकुलेट कर लेनी है। इफ़ यू हैव नॉट दिस बुक और दिस चैप्टर आई विल सेंड यू। तो इसके अंदर आप देखें कितनी नंबर ऑफ आइटरेशन उसने कही हैं, उस हिसाब से आप परफॉर्म कर दें। तो ये देखें वैल्यू कन्वर्ज हो रही है। उसकी वजह ये थी कि आपका मैट्रिक्स जो है वो डायगोनली डोमिनेंट था। तो ये देखें और करें तो तकरीबन सेम वैल्यूज़ आना शुरू हो गई हैं। और अगर डायगोनली डोमिनेंट नहीं होगा तो वो डाइवर्ज होगा, कन्वर्ज नहीं होगा। तो इसके अंदर एक्सरसाइज जो है 7.4 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट हैं, और सेकंड क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स हैं। ये दोनों आपने सॉल्व करने हैं। और इसके अंदर ओमेगा की वैल्यूज़ जो है वो 1.1 और इनिशियल गैस जो है वो 0 है, जबकि एग्जांपल में इनिशियल गैस 1 था। और इसके अंदर भी ओमेगा की वैल्यू 1.1 थी, जबकि एग्जांपल के अंदर 1.25 थी, और इनिशियल गैस यहाँ पर 0, जबकि एग्जांपल के अंदर 1 था। तो इस तरह से आपने SOR मेथड के साथ ये जो 8 सवाल बनते हैं इनको करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।